दादरी हत्याकांड की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। कल बीजेपी के नेता गोहत्या और दादरी में हुई अखलाक की हत्या पर आग उगल रहे थे। आज बारी थी समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार के मंत्री आजम खान की, जो आज इस मुद्दे को एक अलग ही स्तर पर ले गए। आजम खान ने दादरी कांड को देश में मुसलमानों की हालत से जोड़ दिया और सीधे संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिख डाली। जी हां, यूपी के मंत्री आजम खान ने सीधे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिखकर दादरी मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की है। आजम खान कह रहे हैं उन्होंने महासचिव बान की मून से मिलने का समय मांगा है ताकि वो उनसे खुद मिलकर उन्हें बता सकें कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आजम यही नहीं रुके, वो तो यहां तक कह गए कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे वो और बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी गौमांस खाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब देखिए संयुक्त राष्ट्र तक जा पहुंचा है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, दादरी को इंटरनेशनल मुद्दा क्यों बनाना चाहते हैं आजम खान? क्या बिहार चुनाव की वजह से यूपी में गौमांस कांड हुआ, जैसा कि आजम कह रहे हैं? और पूरे देश में बीफ को बैन क्यों नहीं करती मोदी सरकार? इन्हीं सवालों पर होगी बहस। लेकिन पहले देखिए कैसे आज आजम खान ने दादरी हत्याकांड को एक अंतर्राष्ट्रीय रंग दे दिया। देखिए, दादरी हत्याकांड की आवाज संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने की बात कहकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आजम खान ने नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। आजम खान ने संयुक्त राष्ट्र संघ को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के मजमून में आजम ने लिखा है, मैं फिर कहना चाहता हूं कि हर गौभक्त की जिम्मेदारी है आज के बाद किसी भी 5 स्टार होटल के मेन्यू में बीफ के गोश्त की कीमत न लिखी जाए, और अगर लिखी जाती है तो ऐसे सभी 5 सितारा होटलों की ईंट से ईंट बजा दी जाए, जैसे बाबरी मस्जिद की ईंट से ईंट बजाई गई थी। गाय का सम्मान कश्मीर से कन्याकुमारी तक होना चाहिए। 5 सितारा होटलों में गाय का गोश्त सप्लाई करते हैं, तो अगर खाने वालों का जुर्म है तो वो जगह भी मुजरिम है जहां ये पाक हो रहा। आजम खान ने संघ पर आरोप लगाते हुए आगे चिट्ठी में ये भी लिखा है, संघ ने मुस्लिमों के नरसंहार की तैयारी कर ली है। हम इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाएंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें जोर शोर से हो रही हैं। उत्तर प्रदेश को इसका मोहरा बनाया जा रहा है। पीएम तो पहले से ही विदेशी मंचों पर हिंदुस्तानियों को जलील करते आ रहे हैं। वो जैसे बोलते हैं उससे लगता है हिंदुस्तान में सिर्फ चोर और भ्रष्टाचारी ही रहते हैं। पीएम ने दरवाजा खोल दिया है। सवाल ये है कि आखिर आजम खान की चिट्ठी के मायने क्या हैं? आखिर क्यों आजम खान संयुक्त राष्ट्र संघ की नजर में दादरी कांड को लाना चाहते हैं? दरअसल आजम खान को लगता है कि मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि आजम खान ने जस्टिस काटजू के बयान का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि क्या हिंदू होने के नाते काटजू के बीफ वाले बयान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि दादरी में महज अफवाह पर अखलाक नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बिहार का चुनावी मुद्दा अगड़ा और पिछड़ा नहीं है। आज चुनावी मुद्दा यह है कि किसी के बारे में उंगली उठाकर ये कह दिया जाए कि इसके पेट में बीफ मीट है तो उसको मार दिया जाए। आजम खान यही नहीं रुके। आजम ने मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी और संघ ने गौमांस के मुद्दे का सांप्रदायिकरण कर दिया है। इसमें हमने यही मांग की है कि हिंदुस्तान में कमजोर मुस्लिम अक़लियत के साथ बहुत नाजेबा सुलूक हो रहा है। सवाल ये है कि क्या ये कहकर आजम खान सियासत नहीं कर रहे हैं? क्या आजम खान गौमांस के मुद्दे को नहीं भड़का रहे हैं? आजम खान के कहने के मायने जो भी हों, लेकिन सच तो ये भी है कि बीजेपी और दूसरे हिंदू संगठनों के नेता भी इस मुद्दे को दबाने की जगह भड़काने में लगे हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि मोदी सरकार के सभी बड़े नेता इस मामले पर चुप हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या सचमुच बीजेपी भी बिहार चुनाव तक इस मामले को जिंदा रखना चाहती है? उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता के कारण हुई कोई घटना या कोई दुर्घटना के लिए उस मामले को यूएनओ में ले जाने की बात करता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री को चाहिए उस तत्काल उसको बर्खास्त करें। उस परिवार में गौमांस बना है और गौ के मांस को खा करके कौन बर्दाश्त करेगा कि मेरी माँ के ऊपर कुल्हाड़ा चले और मैं चुप बैठ जाऊं? इसमें कोई शक नहीं है कि जो बिहार का चुनाव मोदी लालू नीतीश के बयानों के बाद जातिगत राजनीति के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा था, दादरी हत्याकांड के बाद बिहार का पूरा सियासी समीकरण बदल गया है। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव जैसे जाति की राजनीति करने वाले नेताओं को भी मुस्लिम वोट बैंक की चिंता सताने लगी और लालू यादव को भी गौमांस पर बयान देना पड़ा, जिसे बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। पूरा यादव समुदाय गायों का रक्षक है।
गायों की सेवा करता रहा है। लालू यादव जी खुद गायों की सेवा करते हैं, जरा जाके देखिए उनकी घर पे कितनी बढ़िया गाय पलती हैं। अब सवाल तो ये है कि क्या बिहार चुनाव इस बार विकास और सुशासन के मुद्दे की जगह सांप्रदायिक आधार पर लड़ा जाएगा? सवाल तो ये भी है कि गौमांस मुद्दे पर अगर इंसान की खून का प्यासा हो गया है तो पूरे देश में बीफ पर बैन क्यों नहीं करती मोदी सरकार? आखिर पूरे मुद्दे पर मौन क्यों है मोदी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आज का सबसे बड़ा सवाल दोहरा देता हूं, दादरी को इंटरनेशनल मुद्दा क्यों बनाना चाहते हैं यूपी के मंत्री आजम खान? क्या बिहार चुनाव की वजह से यूपी में गौमांस कांड हुआ, जैसा कि आजम खान कह रहे हैं? पूरे देश में बीफ बैन क्यों नहीं करती मोदी सरकार? आजम खान की एक और मांग। इस पर बहस करने के लिए बीजेपी से मेरे साथ यहां स्टूडियो में हमारे एंग्री यंग मैन संबित पात्रा हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। समाजवादी पार्टी से अबू आजमी साहब मेरे साथ हैं, अक्सर खूब बढ़ चढ़कर बीजेपी पर हमला करते हैं, मुसलमानों के हक में खूब बोलते हैं और जहर भी उगलते हैं। हो सकता है आपको आपत्ति हो मेरी इस बात से, लेकिन उस पर बहस कर लेंगे थोड़ी देर में। अबू आजमी साहब मेरे साथ, विवेक बंसल साहब यहां स्टूडियो में हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, यूपी से ही आते हैं, वहां की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, और राकेश सिन्हा थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, आरएसएस के विचारक। आप सभी का स्वागत है। अबू आजमी साहब, पहला सवाल आप ही से है मेरा। अबू आजमी साहब, संयुक्त राष्ट्र को आप ही के मंत्री आजम खान ने चिट्ठी लिख दी है। संयुक्त राष्ट्र को, यूनाइटेड नेशंस को यूपी के एक मंत्री ने चिट्ठी लिख दी है, ये बोलते हुए कि देश में, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है, उत्तर प्रदेश को जलाया जा रहा है, और हमें नहीं पता 18% देश के मुसलमानों का भविष्य क्या है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस को इस पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। इसका मतलब साफ है, आपको ना उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा है, ना आपको केंद्र सरकार पर भरोसा है, ना आपको हिंदुस्तान पर भरोसा है, यहां के सिस्टम पर भरोसा है। ठीक कह रहा हूं मैं अबू आजमी साहब? बहुत भरोसा है, इस देश के कानून पे भरोसा है, लेकिन उसके बाद भी आज जो इस देश का मुखिया है, उस देश के मुखिया ने इतना बड़ा कांड हो गया, आज तक उसके ऊपर एक भी ट्वीट नहीं किया, एक भी अच्छा कोई इसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और देश में इतनी बड़ी हलचल चल रही है, पूरी दुनिया देख रही है। हमें इस देश के कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन करें तो क्या करें? 18% मुसलमान आज देश में तबाह कर रहे हैं आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग। एक तरफ पांडे, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पुरोहित, ये लोग जो पकड़े गए, इनके पकड़ने के बाद हमारे पास ये सबूत मिला है कि ये लोग गए थे नेपाल सिख सरकार के पास, इसराइल गए थे, ये लोग थाईलैंड गए थे कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये सब जो आरएसएस की विंग है। देश में क्या हो रहा है आज? मैं आपको और एक कदम आगे बढ़ के बताना चाहता हूं कि मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, 13 लोग पकड़े गए थे, 12 लोगों को सजा हुई है। मैं कोर्ट पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, परंतु मुसलमानों को बेगुनाह पकड़ करके 5 को फांसी की सजा और 7 को उम्र कैद। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, उसमें एक आदमी भी बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व नहीं था। ये सारी चीजें देखने के बाद जब देश के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि अगर आजम खान साहब अभी आपने कहा, अबू आजमी, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अभी आपने कहा आपको देश के कानून पर भरोसा है। अभी आपने कहा देश के कानून पर आपको भरोसा है। अभी आपने कहा देश के कानून पर आपको भरोसा है, और अब आप कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला भी ठीक नहीं है। अभी आपने कहा आप ही के शब्द थे कानून पर भरोसा है, अब आप कह रहे हैं कोर्ट का फैसला गलत था मुंबई में। आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप। यूएन में इस मुद्दे को ले जाने का क्या मतलब है? अब यूनाइटेड नेशंस बताएगा कि हिंदुस्तान में मुसलमान कैसे रहेंगे, या हिंदुस्तान कैसे चलेगा? कानून में मैं या आजम खान साहब नहीं जाएंगे। कानून में प्रोसिक्यूशन और पुलिस जाती है, सारे मुद्दे पेश करती है। अच्छा, आप आज के मुद्दे पे आ जाइए, आप पीछे मत जाइए, आज के मुद्दे पे आ जाइए। आप मुझे बताइए, आप आजम खान करना चाहती है, आप आजम खान के लेटर से पूरी तरह सहमत हैं? और मैंने आप आजम खान के पत्र से सहमत हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उसे? मतलब संयुक्त राष्ट्र अब डिसाइड करेगा कि हिंदुस्तान कैसे चलेगा? मुझे आप 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए मुझे, आप 1 सेकंड सुनिए। आप, मैंने भी मुंबई में एक बहुत बड़े सॉलिसिटर को श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट दिया है। अब आप लोकल पॉलिटिक्स खेलने लग गए। आज तक एक को भी सजा नहीं हुई। सर, मुद्दा अबू आजमी साहब चाहते हैं, अबू आजमी साहब, लोकल पॉलिटिक्स मत करिए, जो आज का मुद्दा है उस पे आ जाइए। मैं ये पूछ रहा हूं फिर से आपसे, आप आजम खान के लेटर को सपोर्ट करते हैं? क्या संयुक्त राष्ट्र को डिसाइड करना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र को देश के मुसलमानों का रक्षक बन के हिंदुस्तान में दखल देना चाहिए? क्या करेगा? जब देश में इंसाफ सरकारें नहीं दे रही हैं, तो आप ही की सरकार है यूपी में। आप कह रहे हैं देश में सरकारें न्याय नहीं दे रही हैं। यूपी में आप ही की सरकार है, दादरी कांड से मुद्दा शुरू हुआ है। हर जगह खड़े हैं बीजेपी वाले जलाने के लिए।
मेरी सरकार गिरफ्तार कर रही है। ये लोग छुड़ाने के लिए महापंचायत बुला करके 5-5 हजार औरतों के हाथों में हथियार देकर खड़ा कर देते हैं और पुलिस को गांव में घुसने नहीं देते। आप कह दीजिए आपसे यूपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसका मतलब छुड़ाने के लिए आप यूपी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दादरी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ आपकी सरकार यूपी की कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सामने गुहार लगा रही है। जहां जी नहीं, हमारी सरकार पूरा का पूरा संभाल रही है, परंतु हर गांव में, हर घर में पुलिस नहीं खड़ी रहेगी। ये जाकर के हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, जाकर के आग लगा देते हैं एरिया में। उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश एक एक घर में लगे हुए हैं। अच्छा अबू आजमी, सरकार काम करेगी। अबू आजमी दिल पे हाथ रखिएगा, आप एक हिंदुस्तानी है, सबसे पहले आप एक हिंदुस्तानी है, इस धरती से प्यार करते हैं, अपने दिल पे हाथ रखिए और बताइए क्या आजम खान की चिट्ठी में वो भाषा नहीं लिखी है जो कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है? देश में मुसलमानों की हालत क्या है वो लेकर पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आरोप लगाता है, क्या बिल्कुल ये वही भाषा नहीं है जो आजम खान ने अपनी चिट्ठी में लिखी है आज? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। जब देश का मुखिया इंसाफ नहीं करेगा, जब मेरे घर के अंदर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो मुझे कहीं न कहीं पड़ोस में जाकर माय गॉड, मुसलमान पड़ोस में जाके इंसाफ मांगना पड़ेगा का मतलब क्या होता है? आप देख रहे कह रहे 2021 में ये पड़ोस में जाके इंसाफ मांगना पड़ेगा का मतलब क्या होता है? आप हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है? पहले ये साफ करिए। और ये दुखद विषय है कि पाकिस्तानियों के साथ बैठ के हमें अपने घर के अंदर डिबेट करना पड़ता है। अच्छा अबू आजमी, आप बताइए पाकिस्तान की आवश्यकता क्या है जब घर के अंदर ही ऐसे पाकिस्तान के एजेंट बैठे हुए हैं? दूसरा टुकड़ा करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के एजेंट तो यही बैठे हुए हैं और हम पाकिस्तान के ऊपर। अबू आजमी, अब संबित पात्रा को सुन लीजिए। अब इन्होंने आपको सुना, अब इनको सुन लीजिए। सुनिए संबित पात्रा, मैं सुन लीजिए, इनको सुन लीजिए, मुझे आप 50 सेकंड दीजिए। अबू आजमी नवाज शरीफ को हिंदुस्तान बुलाते हो, ठीक है। अबू आजमी एक सेकंड खामोश हो जाइए। अब संबित पात्रा को सुनिए। 18% मुसलमानों को बीजेपी की सरकार में इंसाफ नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपने आरोप लगा लिया, अब जवाब भी सुन लीजिए। एक भी मुसलमान देश में जवाब भी सुन लीजिए। क्या मतलब? थोड़ा सब्र करिए, सब्र करिए, जवाब भी सुन लीजिए। संबित पात्रा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दादरी का मुद्दा, मैं देखिए इससे सीरियस विषय कुछ नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उन्होंने चिट्ठी लिखा है और एक अंश में क्या लिखा हुआ, क्या होगा देश का अगला नक्शा? अब यूएन तय करेगा हमारे देश का नक्शा कैसे होगा, और इस विषय पे टिप्पणी करेंगे आजम खान, जो चीज नवाज शरीफ नहीं कह पा रहे हैं। एक सेकंड, मैं पाकिस्तानियों से बात नहीं करता, आप चुपचाप बैठिए यहाँ पर। आप हिंदुस्तानी बन के रहेंगे, सर माथों पे बैठा के रखेंगे, पाकिस्तान का एजेंट बन के यहाँ काम करेंगे तो आपको हम बख्शने वाले नहीं है। आपका आज चेहरा देश के सामने बेनकाब हुआ है। अबू सालेम, आपका चेहरा आज हिंदुस्तान के सामने बेनकाब, अबू आजमी आपका चेहरा आज हिंदुस्तान के सामने बेनकाब हो गया है। आप पाकिस्तान के एजेंट हैं, पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले व्यक्ति से मैं डिबेट नहीं करता हूँ। यहाँ पाकिस्तान से पैसे लेके इंडिया में एजेंट बन के बैठे हुए हैं। आप जैसे लोगों के कारण ही हिंदुस्तान के अंदर आज इस प्रकार का काम हो रहा है। थोड़े दिन से आप आ गए हो सत्ता में, आपका दिमाग खराब। मुझे बोलना है। एक सेकंड, अबू आजमी आपके पास आ रहा हूँ। अबू आजमी एक सेकंड खामोश हो जाइए, एक सेकंड इनसे भी सुन लीजिए आखिर क्या कह रहे हैं। देखिए मैं एक सेकंड बता दूं, फिर आप जरूर पूछिएगा। 3 विषय इन्होंने रखा। इन्होंने रखा कि कंट्री का जो प्रधान है, एक सेकंड थोड़ा संयम रखिए संबित पात्रा। नंबर 1, उन्होंने कहा कि जो कंट्री का चीफ है, प्राइम मिनिस्टर अर्थात, वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं, मुसलमान सेफ नहीं है उत्तर प्रदेश में। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो फांसी की सजा हुई है बम ब्लास्ट के मुसलमानों को, वो सब निरीह प्राणी थे, इनोसेंट थे, मुसलमानों को देख के फांसी दे दी गई। अरे उसमें मोदी जी का क्या हाथ है? वो तो आपके समय में, आप जिस सरकार में थे, जिस सरकार में आप कोएलिशन में थे, उस सरकार के समय से चली आ रही है। याकूब मेमन पे यही अबू आजमी कह रहे थे कि नाइंसाफी हुई है। आप बताइए, आप देश के नक्शा को फिर से बनाना चाहते हैं? आप पाकिस्तान के पैसे पे यहाँ हिंदुस्तान में पल रहे हैं और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, और हम लोग सुनेंगे आपको? क्यों सुनेंगे आपको? क्यों सुनेंगे आपको? पाकिस्तान आप जैसे लोगों को यहाँ पाल के बैठाया हुआ है और हमारा नहीं, मैं बिल्कुल संयम नहीं, सच बोल रहा हूँ। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने झूठ मूठ की फांसी दी है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है। अबू आजमी एक सेकंड, पर्सनल तू मैं नहीं करते हैं। मैं फिर से आ रहा हूँ। आजम खान ने अपनी चिट्ठी में एक और बात कही है, संबित पात्रा, विवेक जी एक सेकंड में आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं, लोकल इश्यूज उठाते हैं। आजम खान की चिट्ठी में लिखा है, कह रहे हैं तो हम भी अपने देश का इतना बड़ा मुद्दा, इतना गंभीर मुद्दा है, दादरी का मुद्दा है, पूरी दुनिया में छप गया, उसको अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रहे हैं, यूएन में उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा बचा नहीं है। केंद्र की सरकार हमारी सुनती नहीं है, बीजेपी उतारू है बिल्कुल उत्तर प्रदेश को जलाने में, तो इसमें गलत क्या है? पहली बात, अगर उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के घर जल रहे हैं, तो
तो पहले आजम खान जो कि नंबर 2 के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव, उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि आप हमारे सरकार को बर्खास्त करिए और प्रेसिडेंट्स रूल लगाइए, क्योंकि यहां अब लॉ एंड ऑर्डर हमारे मैनेजमेंट से बाहर है। क्या इन्होंने प्रेसिडेंट रूल की रिकमेंडेशन दी? और दूसरी बात, मानक साहब, प्रधानमंत्री बाहर क्या भाषण कर रहे हैं ये पूरा विश्व देख रहा है। नवाज शरीफ ने जो 4 दिन पहले यूनाइटेड नेशन में कहा कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसी भाषा को दोहराते हुए यूएन से अपॉइंटमेंट लेना आप इसको जायज ठहराते हैं? लेकिन आपके नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं दादरी कांड के बाद, उसको देखकर आपको यह तो मानना पड़ेगा कि उसमें आग लगाने की, आग में घी डालने की पूरी कोशिश तो आपकी तरफ से हो रही है, और इसीलिए आजम खान लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को आप जला रहे हैं। अच्छा, इसलिए वो उत्तर प्रदेश को जला रहे हैं और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। सुनिए, और इसीलिए अब उनके पास और कोई चारा नहीं। 4 लोग 5 लोग बयान देते हैं तो उसका मतलब है आजम खान जाके पाकिस्तान से वो युद्ध कर देंगे हिंदुस्तान के खिलाफ? क्या वो एक्सक्यूज है? क्या वो जस्टिफिकेशन है? मैं बता रहा हूं। अच्छा, एक बात बताइए। मेरी बात सुनिए। आप यहां बोलते जुडिशियल इंक्वायरी, आप बोलते सीबीआई इंक्वायरी कराइए, हम तैयार थे। तो कोई बड़ा नेता आपका आके सामने क्यों नहीं बोलता है कि चुप बैठो? नहीं, बड़ा नेता, बड़े नेता, होम मिनिस्टर ने खुद चिट्ठी लिखी, एडवाइजरी लिखी, रिपोर्ट मंगवाया, कहा कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम सीबीआई से जांच कराने के लिए तैयार है, तो आप सीबीआई भेज देते। आपके नेताओं के बयानों की देखिए, संगीत सोम, हाँ, क्या दंगों के आरोपी, वो क्यों गए दादरी? क्यों वहां जाकर सभा कर रहे हैं और वहां पर तमाम तरह के बयान दे रहे हैं? साक्षी महाराज क्यों बयान दे रहे हैं? साध्वी प्राची क्यों बोल रही हैं गोहत्या होगी? एक एक करके मुझसे उत्तर लीजिए। संगीत सोम क्यों गए दादरी और वहां पे क्यों सभा की? संगीत सोम क्यों गए दादरी? आप समाजवादी पार्टी से पूछिए, अगर वहां 144 लगा था तो उन्होंने सभा कैसे कर दी? उनकी पुलिस क्यों नहीं रोक रही थी? आपके केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा हादसा बता रहे हैं? नहीं, मैं बता इसको हादसा बताया? ना, ऐसा नहीं बताया उन्होंने। आपने समझने में गलती की। आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप सुनते जाइए। उन्होंने कहा इसको कम्युनल एंगल मत दीजिए, और सभी लोग उसको हादसा बता रहे हैं। आप भी तो कह रहे दुखद हादसा है जिसकी जांच होनी चाहिए। हादसा कौन कह रहा है? नहीं, सब लोग मर्डर है, हत्या है ये। कौन इनकार कर रहा है? तो आप हादसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, हमने कहा इस दुखद विषय को कम्युनल एंगल में मत देखिए। उन्होंने कहा क्योंकि वो वहां के लोकल एमपी है, वो वहां सौहार्द बनाना चाहते हैं, इसके लिए आप यूएन चले जाएंगे। आपको चलिए महेश शर्मा से कंप्लेन है, आप यूएन में जाके बोलेंगे कि हमारी सरकार से कंप्लेन है और आप हमारे देश में। अच्छा विवेक जी, आप बताइए, विवेक जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या आजम खान का सही है चिट्ठी लिखना? देखिए 2 चीज हैं कि एक तो हमें उसकी जड़ पे जाना होगा कि उसके पीछे, और सबसे पहले मैं अपना ये स्थिति स्पष्ट कर दूं कि आजम खान के बयान पे हमें न सिर्फ घोर आपत्ति है, बहुत सख्त हम इसका विरोध करते हैं। दूसरे, हम अपने साथी भाई संवित पात्रा जी से भी कहना चाहेंगे कि आज बस एक लाइन में विरोध करते हैं। नहीं, सीधे बीजेपी पे आ गए आप भी। नहीं, विरोध नहीं, एक लाइन का विरोध किया आपने। एक लाइन का विरोध नहीं, इन्हें मंत्री पद से हटाना चाहिए। और इनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? आज वो चुप हैं, आज वो बीजेपी की सरकार पे ये एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हैं, मुलायम सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज इस बात को लेकर, आज लोकतंत्र में आपके पास कितने फोरम्स हैं, लोकतंत्र में न्यायपालिका है, कहीं पे भी आप जा सकते हैं। मतलब ये आप यूएन, जो देश की जो समस्या है, देश का आंतरिक मामले को आप बाहर ले जाएंगे, यूएन में ले जाएंगे, यानी आप दुश्मनों को निमंत्रण दे रहे हैं एक तरीके से कि आप देश के मुद्दों पे, देश की समस्याओं में आप उलझे। क्या होता है? सुनिए, पर उसके साथ साथ हमें महेश शर्मा जी के वक्तव्य से भी आपत्ति है। हमें योगी आदित्यनाथ जो समय योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर हमें सख्त आपत्ति है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? उनके खिलाफ क्यों? अगर एक तरफ वो प्रगति की बात कर रहे हैं, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, देश में सांप्रदायिक सबका साथ की बात अगर दोनों गलत हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं फिक्स मैच हो रहा है? जी, ये बिल्कुल फिक्स मैच है। ये बीजेपी और समाजवादी का फिक्स मैच है। ये चुनाव बिहार में, 1 साल में यूपी में। अब आप भी आजम खान की भाषा बोल रहे हैं? नहीं, मैं आजम खान ने लिखा है बिहार में चुनाव है और इसीलिए आजम खान को मैं ये कहूं कि सब कुछ गलत, कोई ना कोई तो, अगर आदमी 10 चीज बोलता है तो एक चीज। चलिए, संबित पात्रा, आजम खान का सीधे आरोप है बिहार में चुनाव है, इसीलिए ये दादरी की हत्या, दादरी कांड जो है ये पूरा सोच समझ कर कराया गया। और बाबरी से तुलना की है
बाबरी भी सोची समझी साजिश थी और ये भी इसीलिए कराया गया। उत्तर देता हूँ सेंसिबल वे में। देखिए, नंबर 1, अगर ये सोची समझी चाल थी, ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था, तो बड़े दिनों से चल रहा होगा, स्वाभाविक है। तो वहां इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों हो गया समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी वहां पकड़ नहीं पाई। अगर माइक्रोफोन में अनाउंस हो रहा था, लाउड स्पीकर में अनाउंस हो रहा था, ये जान क्यों नहीं पा रहे थे? हाथ पे हाथ धर के बैठे क्यों हुए थे? दूसरी बात है, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, इसके लिए टाइम कहां मिलता है इस तरह की चीजों पे? सुनिए ना, हमारे घर में कुछ भी हुआ, गलत सही क्या हुआ, अच्छा, मैं सबसे बड़े पात्रा साहब से एजेंसी से पूछना जांच चाहता कराइए, सुप्रीम कोर्ट के द्वार खटखटाइए, आपको परेशानी है तो। मगर ये कहना कि अब पाकिस्तान इसमें दखल देगा, ये कहना कि अब यूएन इसमें दखल देगा, क्या आप पाकिस्तान के पैसे पे ये सब बयानबाजी नहीं कर रहे हैं? आप पाकिस्तान आपको फंडिंग कर रही है, तो अबू आजमी जैसे व्यक्ति उस पाकिस्तान की भाषा बोलना अच्छा, शुरू कर देते हैं। अबू आजमी अब कांग्रेस के आरोप का जवाब दे दीजिए, ब्रेक लेना है। ब्रेक पर जाने से पहले आरोप ये सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। हिंदुस्तानी की भाषा बोल रहा हूं। ना, वो सब पता है, वो पता है। मुद्दे पे आ जाते हैं, सवाल सुन वाले लीजिए। पक्के अबू आजमी सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है, कांग्रेस भी ये कह रही है फिक्स मैच हो रहा है। सुन लीजिए, मैं आपसे अबू आजमी साहब सवाल सुन लीजिए मेरा। अबू आजमी साहब सवाल सुन लीजिए। इनका गेम प्लान, आप विवेक जी, दोनों एक दूसरे के, ये भी जो आप जो भाषा है, आप दोनों की भाषा एक दूसरे को ताकत देने की, और ये हमेशा इतिहास माजी इस बात की गवाह है कि आप लोगों ने बीजेपी को ताकत दी है, भाजपा सांप्रदायिक ताकतों को आपने हमेशा अपने व्यक्तित्व साथ में रखे क्यों हुए थे 10 साल तक? नहीं, हमने नहीं ताकत रखा। देते हैं हमने कम्युनिज्म में 10 साल तक क्यों सरकार में आज रखे तो हुए आपने थे? साथ रखा हुआ है राज्यसभा में, आपके अच्छा, अबू आजमी, एक वर्षों तक आप लोगों का बड़ा संबंध था, सवाल उनसे था, जो चीज छुपी हुई थी उसे आपने उजागर कर दिया। सवाल अबू आजमी से था। अबू आजमी जल्दी से, वो कांग्रेस कह रही है कि फिक्स्ड मैच है, आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, बिहार में फायदा पहुंचाने के लिए आजम खान ने मुद्दा उठा दिया। हमारा इतना बड़ा, हमारी सरकार के खिलाफ बीजेपी इतना बड़ा पूरे उत्तर प्रदेश को जला रही हो, हमारा जो है फिक्स मैच है। आप देख लीजिए क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी से मुसलमानों को किसी तरह से अलग कर दिया जाए, ये बीजेपी का एकमात्र प्रोग्राम है। तो वो समाजवादी पार्टी के अंदर भी क्या होगा, ये प्रोग्राम भी हम तय करेंगे। तो फिर आप लोग पार्टी बना के बैठे क्यों हुए हैं? घर में बैठिए। और इतिहास इस बात का गवाह है, आजमी साहब। यही धंधा इनका है। अच्छा ठीक है, चलिए इसी नोट पर एक ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। तो अपने पार्टी पे विश्वास नहीं है। आपकी पार्टी ने बिहार में क्या किया है? ठीक है, इसी नोट पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद ये सवाल भी उठाएंगे। आजम खान ने कहा है, और मुझे पता है कि अबू आजमी भी यही बात दोहराएंगे, वो ये कह रहे हैं कि 5 स्टार होटलों में क्यों केंद्र सरकार अलाउ करती है बीफ को, और साथ ही जिन राज्यों में अभी तक गौ हत्या पर बैन नहीं है उन पर पूरी तरह से बैन क्यों नहीं लगाती है मोदी की सरकार। एक छोटा सा आज का सबसे बड़ा सवाल, दादरी को, वहां हुए हत्याकांड को इंटरनेशनल मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बनाना चाहते हैं यूपी के मंत्री आजम खान? क्या बिहार चुनाव की वजह से यूपी में गौमांस का ये हत्याकांड हुआ, जैसा आजम खान आरोप लगा रहे हैं? और पूरे देश में आखिर बीफ को बैन क्यों नहीं करती मोदी सरकार? इसी पर बहस हो रही है। बीजेपी से संबित पात्रा हैं, समाजवादी पार्टी से अबू आजमी, कांग्रेस से विवेक बंसल, और अब आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा, सीनियर कॉलमनिस्ट और एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, पहला रिएक्शन आपसे, क्योंकि आप अभी जुड़े हैं। ब्रेक से पहले हम इसी पर बहस कर रहे थे। राकेश जी, आपका क्या मानना है आजम खान की इस चिट्ठी पर, जिसमें उन्होंने यूएन को लिखा है साफ साफ के एक राउंड टेबल करवाइए, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनका फ्यूचर क्या है, क्या राइट्स होंगे हमें नहीं पता, हम यहां पे सुरक्षित नहीं है। देखिए, आजम खान की यह कार्रवाई न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि बहुत दुखदायी है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि भारतीय राजनीति में 3 दशक से हो, किसी एक बड़े राज्य में मंत्री के पद पर हो, इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करे, यह चुल्लू भर पानी में डूब जाने की स्थिति समाजवादी पार्टी की है। मैं कहता हूं, यदि आजम खान ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो उनकी नागरिकता पर सवाल खड़ा करना चाहिए। क्या उन्हें भारत का नागरिक रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, यह एक संदेश के घेरे में आ गया है। एक भारत का नागरिक संयुक्त राष्ट्र संघ चाहता है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। जब आपकी विफलता हो जाए, जब आपकी लाचारी हो जाए, जब आप विफल हो जाएं पूरी तरह से, तो एक स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बना दें। जब आप विफल हो जाएं तो एक अपराध के मुद्दे को वैचारिक युद्ध में तब्दील कर दें, जिससे सारा जो अपराध का दोषी है वो छिप जाए। जिन लोगों ने अपराध किया उन्हें आप सम्मानित कर रहे हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना रहे हैं। जो अपराधियों को पकड़िए। और एक बात मैं बता दूं, 18वीं शताब्दी में लगातार गाय के ऊपर जब हत्याएं होती थी, गाय के ऊपर जब हिंसा होती थी, गाय को पकड़ने के नाम पर, गाय की हत्या करने के नाम पर, तो उसमें कौन सा वैचारिक चीजें थी?
जहां सेंटिमेंटल सवाल होता है, जहां पर ऐसी घटनाएं घटी हैं, किसी भी रूप में घटी हैं, हत्या है, हत्यारे को पकड़िए। और आजम खान की नागरिकता के ऊपर सवाल खड़ा करना चाहिए। आजम खान भारत के नागरिक होने लायक नहीं है। वो हिंदुस्तान में बहुत कम लोग होंगे, मुद्दे को ले जा रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे जो उनकी इस चिट्ठी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उनमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात करनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। वो कह रहे हैं आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र बनाने की ठान ली है, आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाएगी, डर कह रहे हैं मुसलमानों में बैठ गया है। और इसकी जिम्मेदारी क्या आपको नहीं लगता उन आरएसएस के नेताओं को, वीएचपी के नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को लेनी चाहिए जो तमाम तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, आग लगाते हैं? नहीं सर, एक मिनट देखिए, 2021 तक एक भी मुसलमान देश में नहीं रहेगा। आपको मैं बता दे रहा हूं कि जब तक भारत रहेगा तब तक मुसलमान रहेगा। जवाब दे देना। लेकिन भारत का आप मेरी बात सुन लीजिए। आप क्यों ISIS की बात कर रहे हैं? आप ISIS की फिलॉसफी का क्यों प्रचार कर रहे हैं? आप ISIS की जमीन भारत में तैयार मत कीजिए। भारत को पंथ निरपेक्ष रहने दीजिए। और हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य यह होता है मैं आपके पार्टी के लीडर का बयान को दोहरा रहा हूं, समान अधिकार मिलेगा। 10 बार बयान आया है। अरे गाय को मां मानने पर आपका अपराध होता है। गाय की हत्या करके देश को एक रखना चाहते हैं। मुसलमान नहीं रहेगा। कौन से लीडर ने कहा? आप एक लीडर का नाम बताइए जिसने ऐसा कहा हो। आदमी की हत्या नहीं देख रहे हैं आप? नहीं, आप पहले पाकिस्तान के एजेंट हैं। आप पाकिस्तान का नाम बताइए ऐसा कहा है। क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या अधिकार? लेकिन जो मुद्दे उठाए, मुद्दों पर बहस आप पूछिए, मैं तमाम मुद्दों पर जवाब करूंगा, जवाब दूंगा। हिंदुस्तान नहीं है कि आप अंतर्राष्ट्रीय भारत का नक्शा कैसे होगा ये कौन तय करने वाले? भारत का नक्शा कैसे होगा? क्या होगा देश का अगला नक्शा? अरे आप कौन तय करने वाले? हिंदुस्तान का नक्शा कैसे होगा? हिंदुस्तान का नक्शा बढ़ेगा, पीओके भी हमने आ जाएगा, और आप यहाँ नक्शा काटने की बात कर रहे हैं। अबू आजमी, राकेश जी एक सेकंड। अबू आजमी, आपने सुना राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि किसी नेता ने यह नहीं कहा कि एक भी मुसलमान नहीं रहेगा। वो ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का उनका मतलब कुछ और है। वो कह रहे हैं जब तक हिंदुस्तान रहेगा उसमें मुसलमान रहेगा। अरे हिंदू बहुमत में है, मगर ये दोगली बातें हैं। इनका एक नेता कुछ बोलता है, ये कुछ बोलते हैं। पंथ निरपेक्षता समाप्त हो जाएगी। अब वो आजमी साहब नोट कर लीजिए, जिस दिन हिंदू मत में हो जाएगा। ये कोई बहुत अच्छा वक्तव्य नहीं है जिसे हम बार-बार। राकेश जी एक सेकंड रुक जाइए। विवेक जी एक कमेंट मैं आपसे भी चाह रहा हूं। ठीक है, हर कोई ये कह रहा है कि आजम खान ने ठीक नहीं किया। हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, उसे यूएन में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक हिंदुस्तानी होते हुए बिल्कुल बहुत ही गलत है, ये शर्म आती है बल्कि इस पर। अरे जो मुद्दे उठाए लेनी चाहिए, नागरिकता पर सवाल करना चाहिए। आजम खान को भारत का नागरिक रहना है या नहीं रहना है? उसने जो अपराध किया है स्वतंत्र भारत में, ऐसा अपराध किसी राजनीतिज्ञ ने नहीं किया है। ठीक है राकेश जी, लेकिन विवेक जी जो इसमें मुद्दे उठाए हैं क्या उन पर बहस नहीं होनी चाहिए? स्वतंत्र भारत में आज जो सरकार बैठी जब है, आपने दिल्ली मुझसे में वो पहले पूछा सरकार था, मुकम्मल मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। उन कारणों का भी हत्या करना चाहते हैं, उस कारणों पर भी बहस होनी चाहिए। राकेश जी एक करके, अब देखिए ये तो मांस खाना देशभक्ति का लक्षण मानते हैं। राकेश जी क्या पंथ निरपेक्षता की? अच्छा एक बात बताइए राकेश जी, राकेश जी एक बात बताइए, आप गौहत्या पर बार बार बात कर रहे हैं। राकेश जी एक बात बताइए, आजम खान कह रहे हैं 5 स्टार होटलों में क्यों बिकता है बीफ, गाय का मांस? केंद्र सरकार क्यों नहीं उसे बैन करती है? जैसे मैं बताता हूं, देखिए बीफ का पहले अरे सवाल यह उठता है, गाय की दिन दहाड़े हत्या 21 राज्यों में गौ पर प्रतिबंध है, गौ हत्या प्रतिबंध है। बिल्कुल भारत के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। और आपको एक बात मैं याद दिला दूं, जयप्रकाश नारायण समाजवादी, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता थे। 1966 में इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था कि भारत जैसे देश में यदि गौ हत्या पर अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंध नहीं है तो मुझे आश्चर्य होता है। विनोबा भावे 1979 के अप्रैल में आमरण अनशन पर बैठ गए। नहीं ठीक है राकेश जी, वो सब ठीक है। देखिए अच्छा राकेश जी, आपके पास लौटता हूं विवेक जी, जो आजम खान ने, जैसे मैं कह रहा हूं, जो मुद्दे उठाए इनमें चलिए यही मुद्दा ले लीजिए। वो ये कह रहे हैं 5 स्टार होटलों में क्यों बिकता है? अगर आप सीरियस हैं, बिल्कुल, अगर आप गंभीर हैं, अगर आप इसको एक सांप्रदायिकता से ही नहीं जोड़ रहे हैं। देखिए मुझे ये एक कानून व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर कहीं गाय हत्या होती है, कानून पे आप प्रतिबंध लगाइए, अधिकारी वहां पहुंचे, भाजपा के ही नेता में क्या वही टॉर्च बेयरर्स हैं समाज के? क्या उनकी ही आत्मा सबसे ज्यादा उत्तेजित होती है क्या? और ये जो जिले में पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं
उनकी या तो क्या कहना जिम्मेदारी। चाह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मतलब ये उत्तेजित नहीं होना चाहिए, गाय खा लेता तो उत्तेजित नहीं होना चाहिए, उनका ये कहना है। ये नहीं कहा मैंने संबित तो आप जी, क्या कह रहे हैं? आप लोगों मैंने ये कहा है, भाजपा के लोग मैंने उत्तेजित होते हैं, बाकी तो सांप्रदायिक नहीं होते हैं, यही आप कह रहे हैं। रंग देने की कोशिश करते हैं। क्या गाय के हत्या का बहाना लेकर के मुसलमानों को तकलीफ गाय दे का रहे हैं। एक्सपोर्ट कहाँ होता गाय का है? एक्सपोर्ट नहीं होता नहीं, बीफ कहाँ होता है? बीफ का जिसमें भैंस होता है और बाकी जानवर होते हैं, गाय नहीं होती। हाँ इसका फिर गाय का एक्सपोर्ट कहाँ होता संबित है? पात्रा जवाब दे दीजिए। देखिए, वो कहते हैं गरीब आदमी के लिए आप लगाते हैं, काटजू साहब बोलते हैं मैं बीफ खाऊंगा और वो सब बातें करेंगे। मैं आपको दो चार तथ्य और 5 स्टार होटल, मैं उन पर आपको बैन जहां तक गाय का विषय है, काउ स्लॉटर का कुछ तथ्य जानिए। नंबर 1, जहां तक काउ स्लॉटर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राय है, वो आर्टिकल 48 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्लियरली हिंदुस्तान के संविधान ने कहा है कि हर एक राज्य का ये दायित्व है कि वो गाय को बचाए और गाय को मरने ना दे। दूसरी बात है कि ये राज्य के सरकारों पर निर्भर करता है, क्योंकि एंट्री 15 ऑफ स्टेट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ आपकी सरकार गोवा में है। ये राज्य करेंगी। एक सेकंड सुन लीजिए, आपकी सरकार गोवा में है। सुन लीजिए। उसके इसीलिए जो 5 स्टार होटल उत्तर प्रदेश में गाय की मीट बेचती है, वो तो राज्य सरकार का दायित्व है, लेकिन आपकी सरकार गोवा में है। वहां बेचते नहीं है। सेंट्रल लाइसेंस देता है उसमें, 5 स्टार सारे 5 स्टार सेंट्रल लाइसेंस बेचने नहीं देता है। आपको जाके वहां पे रेड करके पकड़ना पड़ेगा। आप ही की पुलिस है, आप ही की व्यवस्था है। आपको वहां चुपके से देखिए, आपको हमारे आप स्लॉटर हाउस तक नहीं दे रहे हैं, स्लॉटर हाउस तक नहीं दे रहे हैं। 5-6 कट्टीघर वहाँ पे स्लॉटर हाउस है, सबके लाइसेंसेस बीजेपी के माननीय कल्याण सिंह जी के बताइए दिए गए। कैसे हो सकता है? अरे मैं बता रहा हूँ, तो आप कैंसिल क्यों नहीं किया? अरे आपने कैंसिल क्यों नहीं किया? पता कीजिए, ये सब बैंड है तो आप कैंसिल क्यों नहीं किए? स्लॉटर हाउस में गाय काटने के नहीं देते। स्लॉटर हाउस में बकरी भी कटती है। और मेरा ये कहना है कि आप लोगों ने अपने आपके सुनिए, आपका स्टैंड था, आपका चुनाव से पहले पिंक रेवोल्यूशन के खिलाफ माननीय मोदी जी बोल रहे थे। आज उस पे बैन लगा दीजिए। आज बीफ एक्सपोर्ट पे आप आज एक्सपोर्ट में तो जो निर्यात आज आपका बड़ा नंबर 1 है, लेकिन गाय नहीं है। आपका 14% 14% गाय नहीं है। देखिए, पढ़ के नहीं आएंगे तो मेरे दोस्त है क्या? गाय नहीं तो है ना, बीफ है। गाय का ही प्रश्न उठ रहा है ना। गाय, ऑक्सन और काफ, नहीं, उस समय तो आपका पिंक रेवोल्यूशन के पूरे के खिलाफ नहीं। हमारा हमेशा है युद्ध गौ माता के लिए रहा है। गौ माता के लिए तो सबका रहा है। गौ माता के लिए तो सबका रहा है। आप लोग बेचैन है, गौ की सरकार बेचैन है, कैसे खाया जाए? और आप लोग बोला गौ माता के सबके लिए है। आपने तो नए बूचड़ खानों के लिए, उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए 15 करोड़ की सब्सिडी भी अनाउंस की जब आपकी गवर्नमेंट आई उसके बाद। तो क्या हो गया? हमने गाय के लिए किया क्या? अच्छा, आपका इश्यू सिर्फ गाय से है? ये सिर्फ गाय से है, बाकी से ये पूरा डिबेट हो क्यों रहा है? और 2 बार 1958 में और 2008 में ये दोनों बार मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी लेके आया हूं। सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस लाहौटी के 8 जस्टिस बेंच में गया था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो गाय है, आपको पढ़ देता हूं ये लाइन, आप याद रखिए। जस्टिस लाहौटी नेसेसरी, देखिए उन्होंने कहा, सुन लीजिए, जस्टिस लाहौटी कह रहे हैं, इवन द डंग ऑफ अ सिंगल काउ, मतलब जो गोबर होता है एक काऊ का, इज वर्थ देन इवन फेमस कोहिनूर डायमंड, इज मोर देन। वो बोल रहे कोहिनूर हीरे से भी, ये बीजेपी नहीं कह रही है। वैसे भी अगर इलीगल है तो इलीगल है, वो तो उस पर तो कोई बहस है ही नहीं। अबू आजमी मैं फिर से एक बार उसी पर लौट रहा हूँ। आपसे सिर्फ ये सवाल है कि जिस तरीके से घटनाक्रम दादरी में हुई, उस पे आप लोग सिर्फ हादसा बनाते बताते हैं। आपके मंत्री जी कहते हैं विवेक जी इस पर बहस हम कर चुके हैं। मैं क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। अबू आजमी, एक बात बताइए अबू आजमी, आपको नहीं लगता है कि आजम खान ये जो इतना बड़ा मुद्दा इसका बना रहे हैं, फायदा इसका बीजेपी को होने वाला है? पोलराइजेशन होगा बिहार में, फायदा किसे होगा? देखिए, फायदा किसी को भी हो, लेकिन देखिए फायदा किसी को भी हो, लेकिन बीजेपी इस देश के अंदर माइनॉरिटीज के साथ तो हम कह रहे हैं, ये तो खेल दोनों का खेल है, दोनों का मिला हुआ खेल है। वहाँ बिहार में इनकी पार्टी जिसका भी 1-1.5% वहाँ पे प्रत्याशी खड़ा कर रही है, यहाँ सरकारें नहीं सुनेंगी, तो वो क्या दिखाता है? भाजपा को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये भी आरएसएस के काउंटर पार्ट साबित हो रहे हैं। अबू आजमी, पॉइंट वही है, देखिए घूम फिरकर पॉइंट वही आ जाता है। कांग्रेस ये कह रही है क्या है, फिक्स्ड मैच है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए 2 में कांग्रेस ओवैसी और आजमी में कांग्रेस की प्रतिद्वंदिता चल रही है, वजह से और अबू बीजेपी आजमी साहब पीछे छूट रहे हैं।
कांग्रेस ही अरे जिम्मेदार क्या है गलती बीजेपी को की है? गिराने की। आप संयुक्त राष्ट्र में जाने का कांग्रेस समर्थन जिम्मेदार करके है देशद्रोह का काम कर रहे हैं। देखिए अबू आजमी साहब, संयुक्त राष्ट्र में जाने की बात देश की संप्रभुता का अपमान कर रहा है अबू आजमी। अबू आजमी और पर कार्रवाई होनी चाहिए, संवैधानिक सामूहिक रूप से कुछ भी कार्रवाई कह होनी सकते चाहिए। हैं, देशद्रोही की अविलंब परिभाषा में आती है। हटाया जाए, उसकी सदस्यता रिजेक्ट की जाए, नागरिकता पर बहस हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, हमने इस पर गौहत्या पर बहस की, हमने दादरी हत्याकांड पर बहस कर ली, और हमने यूएन जो आजम खान ने चिट्ठी लिखी है उस पर भी बहस कर ली। देखिए, एक मुद्दे पर तो सब सहमत हैं, और शायद बहुत ही कम लोग पूरे देश में ऐसे होंगे जो आजम खान के इस कदम का स्वागत करेंगे या इसे समर्थन देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदुस्तान के एक ऐसे संवेदनशील अंदरूनी मुद्दे को उठाना क्या यूपी के एक मंत्री को शोभा देता है, जो कि संविधान की शपथ लेकर और यूपी के मंत्री बने? इस देश ने उन्हें सब कुछ दिया है। अबू आजमी साहब, आजम खान के पास आज जो कुछ है इस देश ने दिया है। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करना इन्हीं से सीखना चाहिए ना। उसमें देश ने एक्सपर्ट है दिया ये। है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, अरे आप इसने तो याकूब मुसलमानों मेमन को का फांसी जीना मुश्किल कर बीजेपी दिया। सरकार चलिए, ने ठीक है। दिलाई। एक जो 7 आदमी ने लोगों की कुछ नहीं फांसी किया, का उसके घर ऑब्जेक्ट में कर रहे थे, हमने मुसलमान चलिए, चलाया। ठीक है, बहुत बहुत वो शुक्रिया। थाली में टाइम कर रहे हैं पाकिस्तान टाइम को बिल्कुल पैसा खत्म हो गया मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पैसा लेके अबू आजमी, राकेश सिन्हा, संबित पात्रा और विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा।